हाँ जी, नमस्कार। और हमने पढ़ लिया मुख गुहा, उसके बाद में हमने पढ़ा गर्षणी, गर्शिका, उसके बाद में अमाशय, और पाचन तंत्र में अगला हमारा भाग आता है छोटी आंतर। छोटी आंतर की लंबाई की यदि बात करें तो लगभग 7 मीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी है? 7 मीटर की है। छोटी आंत की जो लंबाई है, यानी छोटे आंत्र की लंबाई, यह बड़ी आंतर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। बड़ी आंतर से ज़्यादा, यानी नाम इसका छोटी आंत है लेकिन लंबाई क्या है? बड़ी आंत से ज़्यादा। लेकिन छोटी आंत का व्यास जो होता है वो क्या होता है? कम। व्यास का मतलब है इसकी जो मोटाई जो है वो क्या है? कम है। छोटी आंत्र की लंबाई तो बड़ी आंत्र से क्या होती है? ज़्यादा, लेकिन व्यास क्या होता है? व्यास बड़ी आंत से कम। व्यास जो है वो बड़ी आंत से कम होता है। ठीक है जी। अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं छोटी आंत के विभिन्न भागों की। तो देखिए ये है छोटी आंत, और इसके विभिन्न यदि भाग देखें तो इसके विभिन्न भाग है डी, जे, आई। डी का मतलब है ड्यूडेनम। डी का मतलब क्या है? ड्यूडेनम। फिर आता है जे। जे का मतलब है जेजुनम। जे का मतलब जेजुनम। और फिर है इसका भाग आई। आई का मतलब है इलियम। क्या मतलब है? इलियम। देखिए ड्यूडेनम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्रहणी भी बोलते हैं, ग्रहणी। एक है जेजुनम, इसे बोलते हैं मध्यांतर। क्या बोलते हैं? मध्यांतर भी बोलते हैं। और एक भाग है इलियम, और इसे बोलते हैं हम क्षुदांतर। क्षुदांतर भी बोलते हैं। देखिए ये हमें भाग पढ़ने हैं, यानी जैसे कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में ग्रहणी इस हिंदी में बोलते हैं, जेजुनम को मध्यांतर भी बोलते हैं, और इलियम को क्षुदांतर। ये इसके 3 पार्ट हैं छोटे अंतर के। और हम पहला देखते हैं कि ग्रहणी और इससे संबंधित कार्य क्या हैं। तो देखिए हम इनसे संबंधित पहला क्या चीज़ थी? इसका पहला भाग है वो है ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम। इसमें कौन से प्रकार के रस पाए जाते हैं? तो इससे संबंधित 2 प्रकार के रस हैं। कौन कौन से? पहला है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस। और दूसरा रस है पित्ताशय रस। दूसरा है पित्ताशय रस। यदि यहाँ पर बात करें सबसे पहले अग्नाशय रस की, तो अग्नाशय रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह होता है अग्नाशय ग्रंथि के, अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्रावी भाग से। अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्रावी भाग से। अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्रावी भाग से। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है अग्नाशय रस से, कि इसे बोलते हैं हम पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। क्वेश्चन ये आएगा कि किस रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं? किसे कहेंगे? अग्नाशय रस को। और सबसे शक्तिशाली रस भी कौन सा है? अग्नाशय रस है, यानी सबसे शक्तिशाली। सबसे शक्तिशाली। हमने बात की ग्रहणी। ग्रहणी में कितने प्रकार के रस? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अग्नाशय और पित्ताशय। अग्नाशय से संबंधित अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्रावी भाग से इसका सिक्रेशन होता है। पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं इसे, और सबसे शक्तिशाली रस है। अब अग्नाशय रस के एंजाइम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। पहले इस अग्नाशय रस के एंजाइम जो है, अग्नाशय रस के
एंजाइम। इसमें गृहिणी में हमने पहला रस देखा था, कौन सा? अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। और इस अग्नाशय रस में कौन से प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो इससे संबंधित हम एंजाइम्स की बात करें तो कौन कौन से होंगे? देखिए, इनमें पहला है एंटेरोकाइनेज। कौन है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज करता क्या है? यह काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। क्या करता है? इसका कार्य क्या है? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन को किस में बदल देता है? ये ट्रिप्सिन में बदल देता है। काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा फिर? ट्रिप्सिन प्रोटीन का, ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। तो देखिए, हमने देखा सबसे पहले कि गृहिणी यानी ड्यूडेनम और गृहिणी में अग्नाशय रस, अग्नाशय रस में एंजाइमों की बात करें तो पहला एंजाइम आया है हमारे पास में, कौन? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज करता है काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट, और ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। और प्रोटीन जो है, इस पर ट्रिप्सिन पाचन कैसे करेगा इस प्रोटीन का? जैसे इस पर ट्रिप्सिन का सिक्रेशन होगा प्रोटीन पर, ये किस में बदल जाएगा? अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। किस में? अमीनो अम्ल में। समझ में आई बात? अब देखिए, अगला है इसी से एंजाइम से संबंधित इसका लाइपेज। और लाइपेज का हमने पहले भी चर्चा की थी। कहाँ पर? अमाशय में की थी। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। तो देखिए यहाँ पर लाइपेज क्या करता है? यह वसा का पाचन। लाइपेज का मुख्य कार्य होता है वसा का पाचन करना। ये तो वसा का पाचन करने में सहायक है। वही वसा का यदि पाचन करेगा लाइपेज तो क्या बना देगा? वसीय अम्ल और साथ में ग्लिसरॉल को बना देगा। यानी ये क्या करेगा? वसा पर जैसे ही लाइपेज एंजाइम आया तो क्या कर देगा? ये वसीय अम्ल और प्लस में ग्लिसरॉल का निर्माण कर देगा, यानी इसे सरल यौगिकों में तोड़ दिया। अब देखिए, लाइपेज के बाद में कौन सा एंजाइम हो रहा है? एक एमाइल नाम है एमाइलेज। कौन सा नाम आता है? एमाइलेज। एमाइलेज की बात करें यदि, तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। हमने लार ग्रंथियों में भी एमाइलेज की बात की थी। लार एमाइलेज या फिर टाइलिन, जो कि स्टार्च का पाचन कर रहा था। लगभग 30% पाचन हमारा मुख गुहा में लार इस स्टार्च का हो गया था। जो शेष बची हुई स्टार्च होगी उसका पाचन कहाँ पर हो रहा है? गृहिणी में, वही एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। और कैसे? स्टार्च पर जैसे ही एमाइलेज आएगा तो किसे तोड़ देगा? इसे डाइसैकेराइड, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज वगैरह में। तो इस एमाइलेज की बात कर लेते हैं हम। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार है इसमें। तो देखिए, अग्नाशय रस में हमारा एक है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। सबसे पहले देखें कि ये स्टार्च, स्टार्च पर कौन? एमाइलेज एंजाइम। जैसे ही सिक्रेशन हुआ क्या बन जाएगा? डाइसैकेरॉइड। डाइसैकेरॉइड, डाइसैकेरॉइड। अब देखिए आगे, यदि डाइसैकेरॉइड की बात करें हम, यहाँ पर एक है माल्टोज जो कि डाइसैकेरॉइड है। इस माल्टोज का पाचन आगे कैसे होगा? तो माल्टोज पर एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है माल्टेज, और माल्टेज एंजाइम माल्टोज को दो सरल यौगिक यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ही तोड़ देता है। ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज। माल्टोज एंजाइम, माल्टोज शर्करा, उस पर माल्टेज एंजाइम का सिक्रेशन होते ही
ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2 अणुओं में सरल यौगिकों में टूट गया। अगला एक होता है हमारे पास में डाइसैकेराइड में सुक्रेज। सुक्रेज पर जैसे ही किसका एक होता है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा फलों में पाई जाती है। और यदि जब सुक्रोज पर कौन सा सुक्रेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है, सुक्रेज एंजाइम, तो ये सुक्रोज किस में टूट जाता है, ग्लूकोज प्लस में फ्रुक्टोज में। एक तो कौन है ग्लूकोज और प्लस में फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। एक हमारे पास में डाइसैकेराइड की यदि बात करें तो होता है लैक्टोज। कौन है लैक्टोज। और लैक्टोज पर जैसे ही किसका लैक्टेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है लैक्टेज, तो किस में तोड़ देगा ये 2 सरल यौगिक, एक तो वही ग्लूकोज, एक तो है ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज देखिए हमने देखा कि जो एमाइलेज है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, स्टार्च का पाचन करेगा। जैसे एमाइलेज तो डाइसैकेराइड में तोड़ देगा। डाइसैकेराइड जैसे कि माल्टोज है, इसमें टूटा है तो फिर इसका माल्टेज एंजाइम दोबारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में दोबारा रूपांतरण। यदि सुक्रोज डाइसैकेराइड बनाए तो सुक्रोज पर जैसे सुक्रेज एंजाइम का सिक्रेशन होगा तो ये सुक्रोज किस में टूट जाएगी, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। और यदि लैक्टोज हमारे पास में डाइसैकेराइड बना हुआ है तो उस पर लैक्टेज जैसे ही लैक्टेज एंजाइम का सिक्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में यह टूट जाएगा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एक चीज है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज चीज क्या है, ये है न्यूक्लिएज क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। कैसे करेगा, जैसे कि ये न्यूक्लिक अम्ल ले लिया हमने और इस पर जैसे इस न्यूक्लियस का सिक्रेशन होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो किस में तोड़ देगा, फिर ये न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में ये टूट जाएगा। आगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड। बात समझ में आई। यानी हमने क्या पढ़ रहे हैं, ग्रहणी, और ग्रहणी के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन देखा है। और उसमें हमने पहले देखा था अग्नाशय रस, ये थे अग्नाशय रस से संबंधित अभी तक जो अभी एंजाइम थे। और अब हम बात करते हैं उसमें दूसरा पित्त रस की। इसी ग्रहणी में दूसरा पित्त रस, दूसरा प्रकार का रस हमारे पास में होता है पित्त रस। पित्त रस सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन में पहला आपको यही मिलता है कि पित्ताशय में, और रॉन्ग हो जाता है आंसर। कैसे, पित्त रस का निर्माण कभी भी पित्ताशय में नहीं होता, तो कहाँ पर होता है फिर, पित्त रस का निर्माण होता है हमेशा यकृत यानी कि लीवर में। पित्त रस का निर्माण हमेशा कहाँ पर होता है, लीवर में। निर्माण जैसे इसका हो गया, फिर इसका भंडारण करने के लिए कौन आता है, पित्ताशय। पित्त रस का निर्माण हुआ और निर्माण के बाद में यदि बात करें हम इसका भंडारण या फिर इसका संचयन, तो कहाँ पर होता है इसका स्टोरेज, ये होता है पित्ताशय में। ठीक है जी, ये हो गया पित्त रस। अब पित्त रस की हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है पित्त रस में। पहले हमने देखा था जो हमारे पास में ये था जो एमाइलेज वगैरह एंजाइम थे पिछले वाले में अग्नाशय रस में। लेकिन पित्त रस में देखें यदि एंजाइम की बात करें कि इसमें एंजाइम कौन कौन से हैं, तो पित्त रस में किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। जैसे गर्षणी और गर्षिका में पाचन नहीं होता क्योंकि उनमें एंजाइम नहीं होते, और उसी प्रकार पित्त रस में भी एंजाइम नहीं मिलता हमें। अब देखिए पित्त रस की बात करें तो पित्त रस में होता क्या है,
पित्त रस में हमारे पास में दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो है पित्त लवण और एक है पित्त वर्णक। कौन है? पित्त लवण और एक है पित्त वर्णक। दोनों की यदि बात करें हम यहाँ पे, पित्त वर्णक क्या करता है? पित्त वर्णक की यदि दोबारा देखिए हम आगे भाग क्या है, तो पित्त वर्णक है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। एक है बिलीरुबिन और एक है वह बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। अब देखिए यहाँ पर बिलीरुबिन क्या काम करता है और बिलीवर्डिन, ये दोनों ही क्या करते हैं? भोजन को क्षारीय, ये बिलीरुबिन है ये भोजन को क्या करता है? क्षारीय माध्यम देने का कार्य करता है, यानी ये देते हैं भोजन को क्षारीय माध्यम, भोजन को क्षारीय माध्यम देने का कार्य करता है। कौन है? बिलीरुबिन। और दूसरा बिलीवर्डिन की बात करें यदि यहाँ पे, ये दोनों क्या करते हैं? भोजन को क्षारीय माध्यम देने का कार्य। और बिलीवर्डिन जो है यह क्या करता है? इसमें पाया जाता है यूरोक्रोम विशेष, एक इसमें क्या पाया जाता है? एक यूरोक्रोम। और इस यूरोक्रोम के सिक्रेशन के कारण ही बिलीवर्डिन में यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसके कारण ही मूत्र का रंग क्या देता है? हमें पीला रंग हो जाता है, जिसके कारण मूत्र का रंग क्या हो जाता है? जैसे ही हमारे यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है, इस बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो यूरोक्रोम का सिक्रेशन क्या करेगा? ज्यादा, और मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा? पीला। मूत्र का रंग पीला। बात समझ में आई? यानी यदि पित्त की बात करें तो निर्माण कहाँ पे? लीवर में। निर्माण होने के बाद में भंडारण कहाँ पर? पित्ताशय में। एंजाइम से क्या नहीं है, तो ये क्या करेगा फिर? किसी भी प्रकार के पाचन में सहायक नहीं, लेकिन करेगा क्या? इसके में दो प्रकार के घटक है, एक तो पित्त लवण और एक पित्त वर्णक। पित्त वर्णक जो है ये क्या करते हैं? पित्त वर्णक की यदि बात करें तो एक है बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। दोनों भोजन को क्षारीय माध्यम देने का कार्य। बिलीवर्डिन में मुख्य रूप से यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसके कारण मूत्र का रंग क्या हो जाता है? पीला। और एक बात करें यदि अब पित्त लवण की, तो पित्त लवण क्या करता है? यह करता है पायसीकरण का कार्य। क्या करता है? भोजन में पायसीकरण का कार्य करता है। पायसीकरण या फिर इसे इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, यानी इमल्सीकरण भी कहते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब है वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया। यानी पायसीकरण का यदि मतलब यहाँ पर हम देखें तो पायसीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन का मतलब है वसा की बड़ी बड़ी, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये हो गया हमारे पास में पायसीकरण। यदि पित्त की बात की हमने, लीवर में निर्माण, पित्ताशय में भंडारण, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं। पित्त वर्णक और पित्त लवण दो प्रकार के घटक। पित्त वर्णक में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन भोजन को क्षारीय माध्यम, बिलीवर्डिन यूरोक्रोम नामक के कारण मूत्र का रंग पीला। और यदि पित्त लवण की बात करें तो भोजन को पायसीकरण करने का कार्य। पायसीकरण मीन्स वसा की बड़ी बड़ी जो गोलियां उनको छोटे छोटे रूप में तोड़ना। तो ये था हमारा ग्रहणी से संबंधित भाग। और इसमें यदि विशेष रूप से बात करें तो क्या होता है? मानव शरीर में यदि सबसे ज्यादा पाचन आपको पूछे कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होता है, तो वो होता है छोटी आंत्र में। और छोटी आंत्र का यदि भाग पूछ लिया आपको तो कहाँ पर होता है? ग्रहणी में होता है। इंपॉर्टेंट बात कि सर्वाधिक पाचन कहाँ पर है? छोटी आंत्र में। और छोटी आंत्र के अंतर्गत यदि सब भाग आपको पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? ग्रहणी। किस भाग में होता है? ग्रहणी में। अब देखिए छोटी आंत्र में क्या क्या पाया था हमारे पास में? अग्नाशय रस, पित्त रस और क्या होता है?
काइम सकस इंटेरोसिस भी कहते हैं, यानी इसमें जो भोजन है उसे क्या बोलते हैं, काइम भी बोलते हैं इसमें भोजन को। अब देखिए बात करते हैं हम छोटी आंत। अब हमारा भाग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। छोटी आंत की लंबाई कितनी थी, 7 मीटर की, और व्यास क्या था, बड़ी आंत से कम था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बड़ी आंत। बड़ी आंत की यदि बात करें तो इसके भी कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। बड़ी आंत में कितने भाग हैं, 3। देखिए इसमें पहला भाग आता है, इसके भाग हो गए 3। पहला भाग है सिक्कम, क्या है, सिक्कम। दूसरा है कोलम, दूसरा भाग क्या है, कोलम। और तीसरा भाग है रेक्टम, क्या भाग है, रेक्टम। बड़ी आंत के 3 भाग, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, यह केवल क्या करती है, अवशोषण का कार्य। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, यानी इसमें पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। तो क्या होता है फिर, यहाँ होता है अवशोषण। भोजन में से मुख्य रूप से जो खनिज लवण वगैरह जो है उनका क्या होता है, अवशोषण करने का कार्य कौन करती है, बड़ी आंत करती है। अब हमारा आता है लास्ट में भाग है मलाशय। एक भाग हमारा है मलाशय। देखिए लास्ट में पाचन का अंतिम भाग मलाशय क्या होता है, इसमें बस मल का संग्रहण करने का कार्य जो कौन करता है, मलाशय। और अंत में क्या होता है, मलाशय से भोजन का जो अंतिम जो अपशिष्ट है वह गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से बस एक विशेष क्वेश्चन बनता है कि मल में विशेष प्रकार की गंध आती है, मल में विशेष प्रकार की गंध आती है। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है, यानी इसमें किस रासायनिक पदार्थ का मिश्रण के कारण हमें जो मल में विशेष प्रकार की गंध आती है, तो वह है इंडोल। किसके कारण, इंडोल नामक रासायनिक पदार्थ। ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं कि मल में विशेष प्रकार की गंध किसके कारण आती है, तो इंडोल के कारण आती है। देखिए एक हम बात करते हैं हमारे शरीर में भाग है जो कि अब अवशेषीय अंग के रूप में ही उपस्थित है, और उसका नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है, अपेंडिक्स। देखिए मैंने आपको यहाँ पे संरचना में बताया था कि जैसे ही छोटी आंत खत्म हो रही थी और उसके साथ में बड़ी आंत जो शुरुआत हो रही थी, छोटी आंत के खत्म होने के बाद में जब बड़ी आंत की शुरुआत हुई तो यहाँ पर क्या था, एक छोटी सी संरचना और थी, और उसे क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। यानी जैसे ही छोटी आंत खत्म हुई और बड़ी आंत का प्रारंभिक बिंदु आया, यानी बड़ी आंत के आरंभिक भाग में कौन पाई जाती है, अपेंडिक्स से पाई जाती है। ये जो संरचना है यही क्या है, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स अब अवशेषीय अंग है, लेकिन पहले इसका कार्य था, क्या कार्य था, पहले मनुष्य जो प्रजाति थी वो क्या रहती थी, वनों में रहती थी और घास फूस भी खा लेती थी, जिसके कारण उसमें सेलुलोज की मात्रा थी घास फूस में, और सेलुलोज का पाचन करने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता थी। तो उस विशेष प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन होता था अपेंडिक्स के द्वारा। लेकिन वर्तमान में मनुष्य किसी भी प्रकार के घास फूस का सेवन नहीं करता, जिसके कारण अपेंडिक्स क्या रह गया, एक अवशेषीय मात्रा का अंग रह गया है। यानी अब क्या है, फिर ये एक अवशेषी अंग है। लेकिन यदि जंतुओं में बात करें तो क्या होती है, अपेंडिक्स मुख्य रूप से भी भाग पाया जाता है। जैसे कि खरगोश जो होता है उसमें अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है, क्योंकि खरगोश तो सिर्फ घास ही खाता है, तो घास खाता है तो उसमें मुख्य कार्य क्या हो गया, फिर उसकी सेलुलोज का पाचन हो गया, यानी उसमें अपेंडिक्स कार्य करती है। लेकिन मनुष्य में क्या, फिर ये अपेंडिक्स अभी अवशेषीय अंग के रूप में उपस्थित है। ये बात आपको याद रखनी है।
अब देखिए यदि खरगोश की बात करें तो खरगोश की अपेंडिक्स जो होती है उसमें पाया जाता है एक ई कोलाई नाम का सूक्ष्म जीव पाया जाता है, ई कोलाई नाम का सूक्ष्म जीव। अब हम बात करते हैं अपेंडिक्स के बाद में लीवर। सबसे मेन पार्ट जो है वो है लीवर। देखिए लीवर की यदि बात करें, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। सीधा ही पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग तो यकृत। यकृत यानी कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, लीवर। इसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन है, लीवर ही है। शरीर की सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर, यानी कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे शरीर का भोला या भोलेनाथ भी कहते हैं। शरीर का भोला किस अंग को कहते हैं, तो लीवर को, शरीर का भोला। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये करता क्या है। एक और देखिए इसे क्या बोलते हैं, लीवर की, लीवर को बोलते हैं शरीर की प्रयोगशाला। शरीर की प्रयोगशाला भी किसे कहते हैं, लीवर को ही कहते हैं। तो देखिए ये हो गए लीवर के विशेष नाम। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन, तो लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, तो लीवर। और शरीर का यदि भोला कहें या भोलेनाथ तो किसे कहते हैं, यकृत को ही। और शरीर की प्रयोगशाला जो है वह भी कौन है, लीवर ही है। लीवर करता क्या है, शरीर के जैसे विषैले पदार्थों का निर्माण होता है तो उनका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, यानी उनको अवशोषित कर लेता है। और ये क्या करता है, निराविषीकरण का भी कार्य करता है, यानी कि विष को जो है उसको कम करने का कार्य करता है। वो है भोजन का संग्रहण करने का भी कार्य करता है, भोजन संग्रहण का भी कार्य करता है, निराविषीकरण का भी कार्य करता है, विषैले पदार्थों को जो है उनको जहरीलेपन को कम करने का कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पे कि ग्लूकोज है और क्या करता है शरीर, हमारे शरीर में देखिए कि जो भोजन है उसके द्वारा संचित जो ऊर्जा है वो किसके रूप में है, ग्लूकोज के रूप में रहती है हमारी संचित। और उस ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में तोड़ना। ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में तोड़ना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है ग्लाइकोजिनेसिस। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं हम ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस आपको पूछ सकता है कि ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया का क्या अर्थ है। ऑप्शन मिलेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना, लैक्टोज को गैलेक्टोज में तोड़ना आदि वगैरह। तो आपको क्या करना है ऑप्शन में कि ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में तोड़ना। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ग्लाइकोजिनेसिस। और एक होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना, दूसरी प्रक्रिया बिल्कुल इसके विपरीत है। क्या चीज है, ग्लाइकोजन को किस में, ग्लूकोज में। ये कार्य करते कर कौन रहा है, ये कर रहा है लीवर हमारा। यानी ग्लूकोज को हमेशा लगभग एनी टाइम तो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ही तोड़ता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया कहलाती है। और विषम परिस्थितियां यदि शरीर में आ जाए, जैसे कि हम खाना ही नहीं खाएं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज उत्पन्न ही नहीं होगी, तो जो पहले से संचित जो ग्लाइकोजन है उसको किस में वापिस तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनेलाइसिस। क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस प्रक्रिया का आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछी जा सकती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया का क्या मतलब है, ग्लाइकोजन को किस में तोड़ना, ग्लूकोज में। और एक प्रक्रिया और भी ध्यान रखना है आपको कि अमीनो जो अम्ल है, अमीनो एसिड, एमिनो एसिड को किस में तोड़ना, ग्लूकोज में। एमिनो एसिड से वापस ग्लूकोज बनाना, एमिनो एसिड को किस में, ग्लूकोज में बदलना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। क्या कहलाएगी, ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस।
ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है, एमिनो अम्लों से ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। ठीक है जी, थैंक्स, धन्यवाद।